हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस को एनसीईआरटी के नोट्स बनाकर मैं पढ़ा रही हूँ। क्लास थर्ड क्लास फोर्थ कंप्लीट हो चुका है। क्लास फिफ्थ की बुक के 4 लेसन मैंने पढ़ा भी दिए हैं। आज 5वां और 6वां लेसन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में 2-2 लेसन मैं पढ़ा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और इसके पहले वाली वीडियो यदि आपने नहीं देखी हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैं चौथे अध्याय तक कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। वीडियो नहीं देखा है तो एक बार समय निकाल कर देख लीजिएगा। आज पाठ 5वां पढ़ेंगे, जिसका नाम है बीज बीज बीज। तो पाठ का नाम ही है बीज बीज बीज, तो जाहिर सी बात है कि इसमें बीजों के बारे में सबसे पहले बताया गया है। तो पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, ये चलते नहीं, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधों के बीज दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। तो पौधे तो अपने बीज लेकर नहीं जाते, बल्कि ये माध्यम के द्वारा पहुंचते हैं। पौधे तो कहीं जाते नहीं हैं, पौधे तो वहीं खड़े रहते हैं, लेकिन इनके बीज बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचते हैं? जो बीज हल्के होते हैं वे हवा की मदद से उड़ जाते हैं। कुछ पानी में बहकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तथा कुछ हमारे कपड़ों और जानवरों की खाल से चिपक जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से बीज पहुंचते हैं। कुछ हवा में उड़ जाते हैं, कुछ पानी में बह जाते हैं, कुछ हमारे कपड़ों और जानवरों की खाल से चिपक जाते हैं। तो इस तरीके से बीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये बीज जहाँ पर गिर जाते हैं, इन्हें उगने लायक परिस्थितियां मिलती हैं तो ये वहां पर उग जाते हैं। आगे लिखा है शिकारी कीट भक्षी पौधे। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के एग्जाम के लिए, क्योंकि ये पहले भी कई बार पूछा गया। तो शिकारी पौधे कौन कौन से होते हैं? कीट भक्षी भी इन्हें कहा जाता है। तो कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें से निपेंथिस यानी घटपर्डी सबसे ज्यादा मशहूर है। एक एक लाइन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। निपेंथिस इसे कहते हैं, हिंदी में घटपर्डी कहते हैं। इसका चित्र आप देख सकते हैं। यह कहाँ पर पाया जाता है? यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन होता है। ये आप देख सकते हैं, लंबे घड़े जैसा इसका आकार है और ये पत्ती का ढक्कन है। घड़े से खास तरह की खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खिंचे चले जाते हैं। तो इसमें एक खास तरह की खुशबू निकलती है, इसीलिए कीड़े खिंचे चले जाते हैं। और जैसे ही इसके पास आते हैं, ये पत्ती का ढक्कन जो है बंद हो जाता है और कीड़े उसी में फंस जाते हैं। अब ये जो कीट भक्षी पौधे हैं, ये कीटों का शिकार क्यों करते हैं? यदि आपसे ये पूछ लिया जाए तो ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो ये ऐसी जगह पर उगते हैं, दलदली जगह पर, जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। और उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों का शिकार करते हैं। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। और एक बार फंस जाते हैं फिर ये बाहर नहीं निकल पाते। जो पौधा होता है इनका शिकार कर लेता है। तो ये तो नीपेंथिस के बारे में यानी घटपर्डी के बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में विशेष रूप से घटपर्डी के बारे में ही बताया गया है। लेकिन अन्य कीट भक्षी पौधे भी आपको याद रखने हैं। पिचर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, ब्लैडरवर्ट है, सनड्यू है, कोबरा लिली, बटरवर्ट्स, सारासीनिया। तो जिस क्रम में ये वहां पर लिखे हुए हैं उसी क्रम में मैंने फोटो भी लगा दी हैं। जैसे ये पहले वाला, ये पिचर प्लांट है, ये वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये ब्लैडरवर्ट है, ये सनड्यू है, ये कोबरा लिली है, ये बटरवर्ट्स है और ये सारासीनिया है। तो ये चित्र भी आप लोग देख लीजिए। ये सभी भी कीट भक्षी पौधे हैं, यानी ये भी कीटों का शिकार करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी।
आगे लिखा है वेल्क्रो के बारे में, और वेल्क्रो के बारे में आप लोग खूब अच्छे से जानते होंगे। आपने अपने बैग में, सैंडल में और भी कई जगह वेल्क्रो को लगा हुआ देखा होगा। तो सन 1948 में जॉर्ज मेस्ट्रल ने वेल्क्रो बनाया था। तो ये होता है वेल्क्रो। वेल्क्रो से दो सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चर चर की आवाज आती है। इसका प्रयोग बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में किया जाता है। तो इनका प्रयोग कई जगह किया जाता है। इसमें दो सतह होती हैं जो आपस में चिपकती हैं, और जब इन्हें आप हटाते हैं तो चर चर की आवाज आती है। तो 1948 में जॉर्ज मेस्ट्रल ने वेल्क्रो बनाया था, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका चित्र आप यहाँ पर देख भी सकते हैं और अच्छी तरीके से आप वाकिफ भी होंगे, क्योंकि आपके पास कई ऐसी वस्तुएं होंगी जिनमें वेल्क्रो लगा है। अब इसी लेसन में आपको ये भी जानना है कि कौन कहाँ से आया है, यानी सब्जियों की, फलों की बात हो रही है कि कौन कहाँ से आया है। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया है। जिस वर्ष मैंने सीटेट का एग्जाम क्लियर किया था उस वर्ष मिर्ची से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि मिर्ची कहाँ से आई है, हरी मिर्ची। तो आपको याद रखना है कि दक्षिण अमेरिका से हरी मिर्च, आलू, अमरूद, टमाटर, मूंगफली ये सब आए हैं। चित्र भी मैंने लगा दिए हैं ताकि आपको याद रहे। तो दक्षिण अमेरिका से क्या क्या आया है? हरी मिर्च, आलू, अमरूद, टमाटर, मूंगफली। एनसीईआरटी की किताब में इसी लेसन में एक पोएम दी गई है और उसी पोएम से ये सभी प्रश्न बनते हैं। वो पोएम भी मैं लेकर आई हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो अभी आप ये देखिए कि दक्षिण अमेरिका से क्या आया है? हरी मिर्च, आलू, अमरूद, टमाटर, मूंगफली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका से क्या आया है? तो अफ्रीका से भिंडी और कॉफी आई है। ये आपको याद रखना है। भिंडी और कॉफी कहाँ से आई है? अफ्रीका से। आगे लिखा है यूरोप से क्या आया है? तो यूरोप से बंद गोभी और मटर, ये आप चित्र भी देख सकते हैं। और चीन से आई है सोयाबीन, तो ये भी याद रखना है। यानी कि ये सब महत्वपूर्ण है आपके लिए। बंद गोभी पूछ लिया जाए कहाँ से आया है? यूरोप से। चीन से क्या आया है? सोयाबीन। सोयाबीन के दाने होते हैं, आप लोगों ने सोया बड़ी खाई होगी, सोया चाप खाया होगा, तो वो इसी से बनता है। ये सोयाबीन के आप दाने देख रहे हैं, इसकी फसल होती है, उगाई जाती हैं ये। भारत में पैदा होने वाली सब्जियां और फल कौन कौन से हैं? अब ये तो देसी विदेशी विदेशी सब्जियां थी, देसी कौन कौन सी हैं ये भी तो आपको याद रखना है। बैंगन है, मूली है, सेम है, करेला है, पालक है, परवल है, टिंडा है, मेथी है, आम है, संतरा है, बेर है, केला है, और चाय जो है इसका संबंध असम राज्य से है। तो ये सभी भी भारत की पैदाइश हैं, यानी ये सभी भारत की पैदाइश हैं। बाकी जो मैंने आपको सब्जियां बताई ये जहां से आई हैं उस क्षेत्र का नाम भी मैंने बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है वो पोएम, इसी पोएम से मैंने भी लिखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जियां भी छपी हुई हैं और लिखा हुआ है। पोएम आप पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी पोएम है कि आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी। 7 समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, मसालों की है पटरानी। यानी कि दक्षिण अमेरिका से कौन आया है? मिर्ची। मूंगफली, आलू, अमरूद धूम मचाते करते उछल कूद, 7 टमाटर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। तो इतने ये सब जो बताए गए हैं ये दक्षिण अमेरिका से आए हैं। फिर लिखा है भिंडी है अफ्रीका की, भूरी भूरी कॉफी भी, नक्शे में यूरोप किधर, वहीं से आए गोभी मटर। चाय असम की बाई जी, आलू मिर्ची चाय जी। चली चीन से सोयाबीन, पहुंची अमेरिका बजाती बीन, घूम घाम लौटी अपने देश, उसमें है गुड़ कई विशेष। तो जो सोयाबीन होती है उसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। आगे लिखा है रौब जमा कर आई जी, आलू मिर्ची चाय जी। बैंगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल,
टिंडा मैथी, भाई बहन ये सब देसी। भारत की पैदाइश जी, कौन कहाँ से आई जी। तो ये सभी भारत की पैदाइश हैं, ये कहीं से नहीं आए हैं, ये भारत में ही उगाए गए हैं। बाकी ये जो जहाँ से आए हैं उनके बारे में भी बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला लेसन तो है यहीं पर समाप्त होता है, पाठ 5। अगला है पाठ 6, बूंद बूंद दरिया दरिया। ये लेसन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि घड़सीसर से संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है और बावड़ी से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, घड़सीसर जो है जैसलमेर के राजा घड़सी ने लगभग 650 वर्ष पहले लोगों के साथ मिलकर घड़सीसर को बनवाया था। मीलों तक फैले घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। इसमें 9 तालाब आपस में एक दूसरे से जुड़े थे। जब पहला तालाब भर जाता तो पानी बहकर नीचे वाले तालाब में चला जाता, जब वह भी भर जाता तो पानी उसके नीचे वाले तालाब में चला जाता। तो इसी क्रम में पानी नीचे वाले तालाब तक पहुंचता था। तो 9 तालाब थे, आपस में एक दूसरे से जुड़े थे और क्रम से भरते थे तालाब। राजा घड़सी ने इसे लगभग 650 वर्ष पहले बनवाया था। यहाँ आप ये घड़सीसर का चित्र भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। घड़सीसर के दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल हुआ करते थे। आज के समय में घड़सीसर उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बना दी गई हैं। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ ना जाकर बेकार बह जाता है। तो अब घड़सीसर उजड़ गए हैं, क्योंकि जो तालाब थे उनके रास्ते में मकान और कॉलोनियां बना दी गई हैं और जहां पानी इकट्ठा होता था अब वह पानी तालाब की तरफ नहीं जाता, अब वह बेकार बह जाता है, क्योंकि पानी तो उसी तरफ जाएगा जहां उसे ढाल मिलेगा। अब वहां पर ये उजड़ गया है सब कुछ, तो पानी भी वहां इकट्ठा नहीं होता, तालाबों की तरफ पानी जाता नहीं है, बेकार बह जाता है। तो अब समय में आज के समय में घड़सीसर जो है उजड़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। बावड़ी, और इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। तो बावड़ियों को सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। इसमें सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं। पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते थे। तो यहाँ आप ये बावड़ी का चित्र देख सकते हैं। ये आप सीढ़ियां देख रहे होंगे, आपको दिख रही हो शायद। तो ये जो सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों के द्वारा ही आप पानी तक पहुंच सकते थे। आपको कोई भी परेशानी नहीं होती, पानी आपको खींचना नहीं पड़ता था, बल्कि खुद लोग पानी तक पहुंच सकते थे। इसीलिए ये सीढ़ियां बनी होती थी और बहुत बड़ी बड़ी बावड़ियां बनी हुई हैं। खैर अब इनका प्रयोग नहीं है, लेकिन अभी भी ये आप देखने के लिए इन्हें जा सकते हैं। राजस्थान में ये बावड़ियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। आगे लिखा है, पुराने जमाने में लोग काफिले बनाकर लंबे सफर करते थे। लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसीलिए ये सुंदर बावड़ियां बनाई गई थी। तो लोग इसीलिए बावड़ियां बनाते थे, क्योंकि वे ऐसा मानते थे कि प्यासे लोगों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, तो इसीलिए बावड़ियां बनाई जाती थी। 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा, तब इन बावड़ियों को याद किया गया। कुछ साल में पानी की समस्या खत्म हुई तो बावड़ियों को भुला दिया गया। तो जब 1986 में सूखा पड़ा तो बावड़ियों को याद किया गया, क्योंकि इसके पहले बावड़ियों में लोग कचरा डालने लगे थे, उनका दुरुपयोग होने लगा था। फिर क्या हुआ, सूखा पड़ गया 1986 में जोधपुर में, तो लोगों ने इन बावड़ियों को फिर से याद किया, इनका प्रयोग किया। लेकिन कुछ सालों में पानी की समस्या दूर हुई तो बावड़ियों को फिर से भुला दिया गया। तो मनुष्य जो है स्वार्थी है, अपना स्वार्थ देखता है। जब काम होता है तभी किसी को याद किया जाता है, उसके बाद लोग उसे भी भुला देते हैं। इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी लेसन में आपको अलबरूनी के बारे में भी जानना है और इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो लगभग 1000 से भी ज्यादा साल पहले अलबरूनी भारत आए थे। ये आप इन्हें चित्र में देख सकते हैं। एक मैंने यहाँ पर ये चित्र लगा रखा है। अलबरूनी जिस देश से आए थे आज उसे उज्बेकिस्तान कहते हैं। अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। अलबरूनी ने उस समय के तालाबों के बारे में भी लिखा है। अलबरूनी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम किताब उल हिंद है और ये अरबी भाषा में लिखी गई है। और यही जो पॉइंट है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किताब का नाम पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है किताब उल हिंद, और ये किस भाषा में है, अरबी भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरुण भारत संघ। तो तरुण भारत संघ राजस्थान में स्थित एक गैर लाभकारी पर्यावरण संगठन है और इस संघ की स्थापना हुई 1975 में। तरुण भारत का संबंध जल संरक्षण से है। नदियों को पुनर्जीवित करने,
वर्षा जल संचयन, जल संसाधनों की रक्षा, पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण, जल संरक्षण की दिशा में तरुण भारत संघ ने कार्य किए। अब एक प्रश्न इससे पहले शायद है 2018 या 19 वाले पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था कि तरुण भारत संघ का संबंध किससे है। तो आपको याद रखना है, सभी फैक्ट मैंने लिख दिए हैं। नदियों को पुनर्जीवित करने, वर्षा जल संचयन, जल संसाधनों की रक्षा, पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण, जल संरक्षण की दिशा में जो भी कार्य किए जाते हैं तो वो तरुण भारत संघ ने किए हैं। राजस्थान की ये संस्था है, गैर लाभकारी पर्यावरण संगठन है, तो ये आपको याद रखना है। दड़की माई, अब यहाँ पर मैंने दड़की माई का चित्र नहीं लगाया है। तो दड़की माई जो राजस्थान के अलवर जिले की रहने वाली हैं, इनके गांव में पानी की समस्या थी। गर्मियों में कुएं सूख जाते तो गांव छोड़ना पड़ता। तरुण भारत संघ की मदद से दड़की माई और अन्य लोगों ने मिलकर तालाब बना लिया और पानी की समस्या हल हो गई। तो तरुण भारत संघ ने इनकी मदद की। दड़की माई ने लोगों के साथ मिलकर तालाब बना लिया। गर्मियों में कुएं सूख जाते थे तो लोग गांव छोड़कर चले जाते थे, इतनी बड़ी पानी की समस्या थी। ये तो आप जानते ही हैं कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है, यहाँ पर पानी की समस्या रहती है। तो दड़की माई जो है राजस्थान के अलवर जिले से संबंध रखती हैं, तो इनके गांव में पानी की समस्या थी। गर्मियों में कुएं सूख जाते, राजस्थान में गर्मी भी बहुत होती है। तो तरुण भारत संघ ने इनकी मदद की। दड़की माई और अन्य लोगों ने मिलकर तालाब बनाया तो पानी की समस्या हल हो गई। तरुण भारत संघ के वर्तमान अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह हैं, जिन्हें भारत का जल पुरुष कहा जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया, और ये आपको याद रखना है। तो ये लेसन जो है यहीं पर होता है समाप्त। 2 लेसन मैंने आज पढ़ाई है, लेसन 5 और लेसन 6, और दोनों में ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और एक भी लेसन मैंने नहीं छोड़े हैं, ना क्लास 3rd में, ना क्लास 4th में, और ना क्लास 5th में मैं छोड़ूंगी। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 2 लोगों ने नोट्स के लिए कहा है, बिल्कुल मैं उन लोगों की बात, मैंने जो कमेंट है वो पढ़ लिया है और उन लोगों की बात मुझ तक पहुंच गई है। जल्द ही टेलीग्राम पर मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। बस आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती रहूंगी। बस मोटिवेशन के लिए आप लोगों को यही करना है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।